हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आपको मेरा कल का लेक्चर इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन जो मैंने क्वेश्चन बैंक पे बनाया था वो अच्छा लगा होगा। और आज मैं फिर आपके लिए ले आई हूँ ओरिजिन एंड इवोल्यूशन के क्वेश्चन बैंक, और साथ ही साथ मैं आपको इसके आंसर्स भी दूंगी। ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम लोग एमसीक्यू से स्टार्ट करेंगे जो 1 मार्क के ईच है। यहाँ पर क्वेश्चन है, डैश इज कंसिडर्ड एज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एप एंड मैन। कनेक्टिंग लिंक है, सीधा सीधा इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है ऑस्ट्रेलोपैथिकस। ऑस्ट्रेलोपैथिकस इज कंसिडर्ड एज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एप एंड मैन। ऑलराइट, दूसरा क्वेश्चन है, ह्यूमंस आर मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू। ये हम सबको पता है कि हम क्लोजली रिलेटेड किसको है, चिंपैंजीज को। ना मार्सुपियल, ना लेमोर, ना टार्सियर, वो कौन है, चिंपैंजीज। सो आंसर इज सी, चिंपैंजीज। क्वेश्चन नंबर 3, द proportion of an allele in the gene pool to the total number of alleles at a given locus is called gene frequency। ये सीधा सीधा डेफिनेशन ही है जीन फ्रीक्वेंसी का। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफर ऑफ अ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम। क्या है, ट्रांसफर किसका, क्रोमोसोम के किसी पार्ट का या सेट ऑफ जीन्स का टू अ नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड। ट्रांसफर से हमें याद आता है ट्रांसलोकेशन। ठीक है, नेक्स्ट, एनी रैंडम फ्लक्चुएशन इन अलील फ्रीक्वेंसी। Any random fluctuation in allele frequency occurring in the natural population by pure chance is called genetic drift। MCQ एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, इसमें कंफ्यूजन का कोई भी चांस नहीं था। ऑलराइट, हम स्टार्ट करते हैं सिंगल सेंटेंस आंसर जिनका वेटेज है 1 मार्क ईच। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन द टर्म मेंडेलियन पॉपुलेशन। अब मेंडेलियन पॉपुलेशन क्या है, एन इंटरब्रीडिंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट शेयर अ कॉमन जीन पूल। यहां पर हमारा कीवर्ड होना चाहिए इंटरब्रीडिंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑलराइट, द सेकेंड क्वेश्चन इज, डिफाइन अ जीन पूल। जीन पूल क्या है, द टोटल जेनेटिक इंफॉर्मेशन एनकोडेड इन सम टोटल ऑफ जीन्स इन अ मेंडेलियन पॉपुलेशन इज कॉल्ड जीन पूल। अरे भाई, जो मेंडेलियन पॉपुलेशन है, एक पॉपुलेशन है, उसमें जितने भी इंडिविजुअल्स प्रेजेंट हैं, उनके जितने भी टोटल क्रोमोसोम है, उनमें जितने भी जीन्स है, वो पूरा का पूरा उस पर्टिकुलर एरिया के पर्टिकुलर पॉपुलेशन का क्या है, वो जीन पूल है ना। देन नेम द एंसेस्टर ऑफ अ ह्यूमन ऑल्सो नोन एज अ मैन विथ एप ब्रेन। इसीलिए तो इनको हम कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं एप और मैन में, क्योंकि इनको हम मैन विद एप ब्रेन बोलते हैं। तो ये है ऑस्ट्रेलोपिथेकस। देन नेम द एंसेस्टर ऑफ अ ह्यूमन निक्ड नेम एज ए हैंडीमैन। यहाँ पर हैंडीमैन से मतलब है स्किलफुल। स्किलफुल मतलब जिनके हाथ में हुनर था, ठीक है, जो अपने वेपन्स बना लिया करते थे, वो थे होमो habilis। Then whose fossils were discovered at the site of a Shivalik Hills, India। तो वो जो हमको फॉसिल डिस्कवर हुआ, हमने उसको क्या नेम किया था, रामापिथेकस। So that is what, रामापिथेकस। So this was our single sentence answer। Next is 2 marks question। 2 marks question का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, mention any 2 development in a human which helped him to move around safely on land। ठीक है, क्या बताना है हमको, 2 डेवलपमेंट किसका, ह्यूमन का, जिसके वजह से उसको चलना फिरना लैंड पे इजी हो गया। तो यहाँ पर मैंने बहुत सारे बताए हैं, आप कोई भी इसमें 2 पिक कर सकते हैं। सबसे पहला है बाइपेडल लोकोमोशन। बाय मीन्स 2, ठीक है, तो यहाँ पे जो ह्यूमन है वो अपने 2 पैरों पे चल पा रहा है,
दो पैरों पे क्या कर रहा है, चल पा रहा है। क्वाड्रीपेडल जब हम बोलते हैं, क्वाड्रीपेडल मतलब होता है 4 पैर और बाइपेडल क्या होता है, 2 पैर। तो बाइपेडल लोकोमोशन, अपराइट पोस्चर, अपराइट पोस्चर आपको पता है। कपल्ड विथ स्टीरियोस्कोपिक विजन, यहाँ पे स्टीरियोस्कोपिक विजन का मतलब है कि आईज ऐसी प्लेस्ड है कि दोनों आंखों से हम जो इमेज देखते हैं उसका 3D व्यू बनता है, ठीक है। तो हमको वो चीजें एकदम परफेक्टली और क्लियरली नजर आती है, दैट इज स्टीरियोस्कोपिक विजन। तो ये कुछ रीजन है जिन्होंने मदद की मैन को कि वो क्या कर पाए, लैंड पे सेफली मूव कर पाए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्टिंग्विश न्यू वर्ल्ड एंड ओल्ड वर्ल्ड मंकीज बेस्ड ऑन देयर टेल। देखो यहाँ पर डिस्टिंग्विश मांगा है न्यू वर्ल्ड और ओल्ड वर्ल्ड मंकीज के बीच में, और यहाँ पर स्पेसिफाई किया है कि हमको किसके ऊपर डिस्टिंग्विश करना है, टेल के बेसिस पे, प्लस दोनों के एग्जाम्पल भी हमको देना है। तो हमने यहाँ लिखा न्यू वर्ल्ड मंकी, ये है हमारा ओल्ड वर्ल्ड मंकी। टेक्स्ट बुक में एक मिस्टेक है, जहां पर अगर आप देखोगे तो वहां पर लॉन्ग नॉन प्रीहेंसाइल टेल, यहाँ पर भी नॉन मेंशन है और यहाँ पर भी नॉन मेंशन है, लेकिन आपको उसको रेक्टिफाई करना है और ये याद रखना है कि जो न्यू वर्ल्ड मंकीज हैं उनकी जो टेल है वो लॉन्ग है और प्रीहेंसाइल है। लॉन्ग तो आप समझ गए कि लंबी है, प्रीहेंसाइल मतलब कि जो टेल है वो कंप्लीटली ऐसे मूव हो सकती है, जिसके वजह से वो अपनी टेल के सहारे ब्रांच को पूरा कवर करके अपने टेल के सहारे लटक सकते हैं और उनके चारों हाथ पैर बिल्कुल फ्री है काम करने के लिए। समझ रहे हैं? तो उसे बोलेंगे लॉन्ग प्रीहेंसाइल टेल विच इज केपेबल ऑफ होल्डिंग ब्रांच। जो ओल्ड वर्ल्ड मंकी है उनकी टेल कैसी है, शॉर्ट है और नॉन प्रीहेंसाइल मतलब वो ऐसा कंप्लीट चक्कर नहीं काट सकती, किसी ब्रांच को होल्ड नहीं कर सकती, उनको अपने हाथ से ही पैर से ही होल्ड करना पड़ेगा। एग्जाम्पल देना है हमको तो स्क्विरल मंकी है, स्पाइडर मंकी है, यहाँ पर बबून्स है, मकाक्स है और लंगूर है। मैंने इसके लिए आप लोगों को विजुअलाइज करने के लिए एक एक इमेज भी रखी हुई है। तो ये है हमारे न्यू वर्ल्ड मंकी, ये है हमारा स्क्विरल मंकी और ये है हमारा मकाक ओल्ड वर्ल्ड मंकी। ठीक है, कितने क्यूट है ना स्क्विरल मंकी। देन द थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज अ हाइब्रिड स्टेरिलिटी। देखो हाइब्रिड से समझ में आ रहा है कि यहाँ पर हम दो स्पीशीज के बीच में ब्रीडिंग हो रही है, ठीक है। स्टेरिलिटी का मतलब क्या है, स्टेराइल का मतलब तो ये है कि जो क्या नहीं कर सकते, रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो अब इसका पूरा मीनिंग क्या है हाइब्रिड स्टेरिलिटी का? बेसिकली आंसर इज hybrids develop to maturity but become sterile due to failure of a proper gametogenesis। इसका मैंने आपके लिए एक इमेज रखा है, ये देखो, ये है हॉर्स, ये है डोंकी। जब हॉर्स और डोंकी में ब्रीडिंग करते हैं तो उनसे होने वाला ऑफस्प्रिंग ये होता है म्यूल, जिसको हम खच्चर बोलते हैं। खच्चर हिंदी में कहते हैं खच्चर, नाम सुना होगा। तो ये घोड़ा है और ये गधा है और ये उनका ऑफस्प्रिंग हो रहा है। कौन है वो? खच्चर। तो ये जो खच्चर है ये स्टेराइल होता है, मतलब कि ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। ये मैच्योर तो होता है मगर गैमेटोजेनेसिस नहीं होने के चलते ये खुद रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये था हमारा क्या, हाइब्रिड स्टेरिलिटी। जो म्यूल है हमारा वो हाइब्रिड भी है प्लस वो स्टेराइल है। ऑलराइट, then next is what led to better utilization of hands for holding objects effectively and better motor skills। बहुत ही इजी है, अच्छे से समझते हैं। ऐसा क्या हुआ, किस वजह से हम क्या कर पाए, अपने हाथों का अच्छा उपयोग कर पाए और मोटर स्किल्स मतलब वॉकिंग है, रनिंग है, स्विमिंग है, मतलब कोई भी ऐसा काम, मूवमेंट जिसमें हम हमारे स्केलेटल मसल्स का इस्तेमाल करते हैं, लार्ज मसल्स का इस्तेमाल करते हैं, वो है मोटर स्किल्स।
ठीक है, तो क्या है वो रीजंस? तो सबसे पहला है फ्रीडम ऑफ फोर लिम्स फ्रॉम लोकोमोटरी फंक्शन। अभी मैंने पीछे डिस्कस किया कि जब हम क्वाड्रीपेडल बोलते हैं तो 4 पैरों से चलने वाला हो जाता है, लेकिन जब बाइपेडल हो जाते हैं, मतलब जब हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम है वो क्या हो जाता है, इरेक्ट हो जाता है, तो हमारे जो 2 आगे के 4 लिम्ब है, जो हमारे हाथ है, ये पहले हमारे पैर थे, तो ये जो आगे के 2 हाथ है इसको हम बोलते हैं फोर लिम्ब और पैरों को बोलते हैं हाइंड लिम्ब। ठीक है, तो इरेक्ट होने के वजह से हमारे जो आगे के 4 लिम्ब है ये फ्री हो गए, है ना। तो जो हमारे 4 लिम्ब है इनको लोकोमोटरी फंक्शन नहीं करना है, मतलब चलने फिरने का काम तो अभी सिर्फ पैरों पे डिपेंडेंट है, हाथ उससे फ्री हो गए। प्लस अपोजेबल थंब, मतलब कि जो हमारी 4 उंगलियां हैं, 4 उंगलियों के अपोजिशन में जब हम थंब रखते हैं तो उससे हमारे किसी भी चीज को पकड़ने की ग्रिप जो है वो बहुत मजबूत बनती है। आप नोटिस करके देखो, अगर आप कुछ भी चीजों को पकड़ो तो जो 4 उंगली एक तरफ और उनके अपोजिशन में क्या आता है, हमारा थंब आता है जो उनको अपोजिट सपोर्ट देता है, जिसके वजह से हमारा जो होल्ड है, ग्रिप है, वो स्ट्रांग हो जाता है। तो इसके वजह से हम जो चीजें हैं, जो ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको एकदम इफेक्टिवली होल्ड करने लग गए और जिसके वजह से हमारे जो मोटर स्किल्स हैं वो भी क्या हो गए, बेटर हो गए। ऑलराइट, नेक्स्ट इज डिस्क्राइब मॉडर्न मैन। मॉडर्न मैन को डिस्क्राइब करने के लिए हमको सिर्फ 2 पॉइंट्स चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ 2 मार्क्स क्वेश्चन है। मैंने यहाँ पे आपको 5-6 पॉइंट दे दिया है, क्योंकि जब आप 5-6 पॉइंट देखेंगे तो कोई ना कोई तो आपको 2 याद रहेगा, राइट। सबसे फर्स्ट क्या है, a modern man is a member of any of the living races of Homo sapien, characterized by erect bipedal posture, अभी जस्ट डिस्कस किया। हाईली डेवलप्ड ब्रेन, चलाए ना चलाए वो कंप्लीटली उसकी लिबर्टी है, लेकिन डेवलप ब्रेन तो है ही, ना चलाए वो अलग बात है। देन पावर ऑफ आर्टिकुलेट स्पीच, मतलब कि क्या करना, जो बोलना है वो एकदम क्लियर बोलना, प्रोनाउंसिएशन एकदम क्लियर होना, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, मतलब कि वो शेप्स में, पैटर्न्स में क्या कर सकता है, डिफरेंशिएट कर सकता है, याद कर सकता है, दिस इज एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। एंड इमेजिनेशन, ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक है किसकी, मॉडर्न मैन की। नेक्स्ट, डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑस्ट्रेलोपिथेकस एंड निएंडरथल मैन। देखो, हमने पहले भी 2 बार डिस्कस किया है कि जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस है वो कनेक्टिंग लिंक है एप और मैन के बीच में, लेकिन जो निएंडरथल मैन है इनको हम क्या बोलते हैं, एडवांस्ड प्री हिस्टोरिक मैन। पोस्चर में डिफरेंस देखो, ये अपराइट पोस्चर है, यहाँ पर इरेक्ट पोस्चर है। क्रेनियल कैपेसिटी, क्रेनियल कैपेसिटी मतलब कि जो क्रेनियम है जिसके अंदर ब्रेन रखा हुआ है उसकी कैपेसिटी पहले कम थी, और जैसे जैसे हम लोग इवोल्यूशन देखेंगे क्रेनियल कैपेसिटी हमेशा क्या होती गई है, बढ़ती गई है। तो यहाँ पे 450 to 600 सीसी, ये सीसी कौन सा सीसी है, बाइक का सीसी नहीं है वो व्रूम व्रूम वाला, ये सीसी है क्रेनियल कैपेसिटी का क्यूबिक सेंटीमीटर। ओके, दिस इज 450 to 600 सीसी, दिस इज 1400 सीसी, राइट। कोई भी 2 लिखना है, मैंने फिर भी 3 लिख दिया है, जो आपको याद रहे आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज डिस्टिंग्विश बिटवीन होमो इरेक्टस एंड निएंडरथल मैन। होमो इरेक्टस एप मैन जिसको कहते हैं, और निएंडरथल में वही जो हमने पीछे लिखा था, एडवांस्ड प्री हिस्टोरिक मैन। होमो इरेक्टस की क्रेनियल कैपेसिटी 900 सीसी है, निएंडरथल मैन इससे ज्यादा डेवलप्ड है, इसकी क्रेनियल कैपेसिटी 1400 सीसी है। होमो इरेक्टस के मासिव जॉज थे और निएंडरथल मैन के डीप जॉज। मासिव जॉज क्या होते हैं, बड़े जॉज और थोड़े से प्रोट्रूडिंग, थोड़े से आगे को निकले हुए, और डीप जॉज जो है वो नाम समझ में आ रहा है, वो डीप है, आगे से भागते हुए प्रोट्रूडिंग नहीं है। ये डिफरेंस है दोनों के जॉज में। ये थे हमारे 2 मार्क्स के क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारे 3 मार्क्स के क्वेश्चन।
जो बच्चे आंसर लिखना चाहे वो लोग वीडियो पॉज करके आंसर्स को नोट डाउन भी कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम एनी 3 टाइप्स ऑफ प्री मेटिंग आइसोलेटिंग मैकेनिज्म। 3 टाइप्स ऑफ प्री मेटिंग। देखो प्री मेटिंग, प्री मतलब पहले ही, मेटिंग से पहले ही, ठीक है, मेटिंग से पहले ही क्या क्या आइसोलेटिंग मैकेनिज्म हो जाते हैं जो उनको दूर कर देते हैं। तो एक्चुअली ये जो मैकेनिज्म है वो क्या करते हैं, वो फर्टिलाइजेशन से रोक देते हैं, जाइगोट फॉर्मेशन से रोक देते हैं, क्योंकि भाई ये तो प्री मेटिंग है, जब मेटिंग ही नहीं हुई, जब स्पर्म और एग ही नहीं मिले तो काहे का फर्टिलाइजेशन और काहे का जाइगोट फॉर्मेशन, है ना। तो प्रिवेंट करता है, रोकता है। तो क्या है ये टाइप, कितने टाइप्स के हैं, ये बेसिकली 4 टाइप के हैं, पर हमको सिर्फ 3 टाइप पूछा गया है। कोई भी आप 3 लिख सकते हैं। हैबिटेट आइसोलेशन मतलब जहां पर जो इंडिविजुअल्स है वो क्या हो चुके हैं, सेपरेट हो चुके हैं हैबिटेट के वजह से, मतलब कि कोई नदिया के इस पार रह गया है, कोई नदिया के उस पार रह गया है, तो वो लोगों का जो हैबिटेट है वो क्या हो गया है, डिफरेंट हो गया है, वो मिल ही नहीं पा रहे हैं, तो आगे बात ही नहीं बढ़ रही है। सीजनल आइसोलेशन मतलब कि जो इंडिविजुअल्स है हो सकता है कि उनका जो ब्रीडिंग सीजन है वो क्या है, डिफरेंट है। ब्रीडिंग सीजन मतलब जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि बारिश में मछलियां पकड़ना नहीं चाहिए या अलाउड नहीं होते हैं, क्योंकि वो उनका ब्रीडिंग सीजन होता है ना। तो जो डिफरेंट एनिमल्स होते हैं उनका डिफरेंट ब्रीडिंग सीजन होता है। जो लेकिन जो मैन है, मैन तो साल भर ब्रीडिंग करता है, उसका कोई सीजन नहीं है ना, जब बन जाए तभी सीजन है। तो यहाँ पर जो सीजनल आइसोलेशन है मतलब कि जो इंडिविजुअल्स है उनका ब्रीडिंग सीजन डिफरेंट है, जिनके वजह से वो डिफरेंट टाइम पर मैच्योर हो रहे हैं और उनके बीच में क्या नहीं हो पा रहा है, मेटिंग नहीं हो पा रही है। इथोलॉजिकल आइसोलेशन मतलब कि यहाँ पर जो रिप्रोडक्शन का स्टाइल है या मैनर है वो क्या है, डिफरेंट है। दोनों का जो स्टाइल है वो डिफरेंट है, जिसके वजह से मीटिंग नहीं हो पा रही है। और मैकेनिकल आइसोलेशन मतलब हो सकता है कि दोनों के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या हो, डिफरेंट हो, एक दूसरे के साथ मेटिंग करने में कंपैटिबल ना हो। ऑलराइट, तो इन चारों में से आप कोई भी 3 लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज नेम एनी 3 टाइप्स ऑफ पोस्ट मेटिंग आइसोलेटिंग मैकेनिज्म। पोस्ट है मतलब मेटिंग के बाद, प्री क्या था पहले, पोस्ट क्या है बाद। अब मेटिंग हो गई है, लेकिन मेटिंग के बाद भी ऐसी क्या अड़चनें बीच में आ सकती है जो क्या कर दे, आइसोलेट कर दे। तो है गैमेट मोर्टेलिटी, मतलब कि जो गैमेट है, स्पर्म हो या एग हो, उसकी मोर्टेलिटी मीन्स व्हाट, डेथ रेट। गैमेट का सर्वाइवल रेट बहुत ही कम है, जिसके वजह से क्या हो जाएगी, गैमेट मोर्टेलिटी। जाइगोट मोर्टेलिटी कि मतलब गैमेट मिल भी गए हैं, फर्टिलाइजेशन हो भी गया है, जाइगोट बन भी चुका है, लेकिन जो जाइगोट बन चुका है वो जाइगोट क्या नहीं है, ज्यादा टाइम तक वायबल नहीं है, लाइव नहीं है। यहाँ पर जाइगोट क्या हो चुका है, डेड हो जाए, तो ये होगी जाइगोट मोर्टेलिटी। और हाइब्रिड स्टेरिलिटी मतलब जैसे हमने हॉर्स और डोंकी वाला केस देखा कि वहां पर हॉर्स और डोंकी ने मेटिंग करके रिप्रोड्यूस तो किया म्यूल को, लेकिन म्यूल अपने आप में क्या था, वो स्टेराइल था। दिस इज हाइब्रिड स्टेरिलिटी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन जियोग्राफिकल आइसोलेशन। देखो जियोग्राफिकल आइसोलेशन को फिजिकल आइसोलेशन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि सी द सेपरेशन ऑफ 2 पॉपुलेशंस ऑफ द सेम स्पीशीज और ब्रीडिंग ग्रुप बाय अ फिजिकल बैरियर सच एज अ माउंटेन और बॉडी ऑफ वाटर, है ना। तो या जो मैंने पहले डिस्कस किया कि कोई नदिया के इस पार रह गया, कोई उस पार रह गया, साजन मेरा उस पार है वाला सीन है यहाँ पर, जहाँ पे जो 2 इंडिविजुअल्स है, 2 पॉपुलेशन के इंडिविजुअल्स है, वो एक दूसरे से अलग है। किसके वजह से? फिजिकल बैरियर के वजह से। चाहे वो माउंटेन हो, बीच में पहाड़ आ गया,
वाटर बॉडी आ गया, खाड़ी आ गया. ओके, सो while geographical isolation of populations stops gene flow within a species, it is far from the only effect that leads to separation of genotypes. Alright, thus new species have been formed by geographical isolation. और यहाँ पर हम एग्जाम्पल देंगे डार्विन्स के फिंचेस का. याद है ना डार्विन्स के फिंचेस, जब डार्विन्स गैलापागो आइलैंड पे गए थे तो उन्होंने वहाँ पे क्या क्या नोटिस किया था कि डिफरेंट आइलैंड पे जैसे वो जा रहे तो वहाँ पर जो ये हैं बर्ड्स है, टर्टल्स है, उनमें डिफरेंसेस वो नोटिस कर रहे थे, है ना. तो वो था ज्योग्राफिकल आइसोलेशन. देन write down the three main concepts of a modern synthetic theory. देखो मॉडर्न सिंथेटिक थियरी हमें क्या एक्सप्लेन करता है. मॉडर्न सिंथेटिक थियरी एक्सप्लेन्स इवोल्यूशन इन टर्म्स ऑफ जेनेटिकल चेंज. कैसे कैसे इवोल्यूशन हो रहा है पॉपुलेशन में, और इवोल्यूशन यहाँ पर हो रहा है उसके जीन्स में चेंजेस आ रहे हैं जिसके वजह से न्यू स्पीशीज का ओरिजिन हो रहा है. की पॉइंट्स आर मेंडेलियन पॉपुलेशन, जीन पूल, जीन फ्रीक्वेंसी. ठीक है, और जो कॉन्सेप्ट है मॉडर्न सिंथेटिक थियरी का वो है जेनेटिक वेरिएशन, नेचुरल सिलेक्शन और ज्योग्राफिकल आइसोलेशन. ज्योग्राफिकल आइसोलेशन हमने अभी डिस्कस किया. नेचुरल सिलेक्शन क्या है? नेचुरल सिलेक्शन डार्विन का ही दिया हुआ थियरी है जिसमें हमको ये पता चलता है कि जो नेचर है वो किसको चूज करेगा? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. जो स्ट्रगल करेगा वो क्या करेगा? सर्वाइव करेगा. आगे इसका एक और क्वेश्चन जिसको हम लोग और डिटेल में डिस्कस करेंगे. और जेनेटिक वेरिएशन तो हमने देखा ही. राइट, दिस वाज मॉडर्न सिंथेटिक थियरी ऑफ इवोल्यूशन. क्वेश्चन नंबर 5. What is chromosomal aberration? Aberration means alteration. Give any two types of chromosomal aberration. देखो वैसे तो काफ़ी टाइप के हैं, 4 टाइप के हैं, पर यहाँ पे हमसे सिर्फ 2 टाइप्स पूछा है. तो पहले बताओ कि क्रोमोसोमल एबेरेशन क्या है. द स्ट्रक्चरल, मॉर्फोलॉजिकल. मॉर्फोलॉजिकल मीन्स एक्सटर्नल अपीयरेंस से, आउटर लुक्स से. द स्ट्रक्चरल और मॉर्फोलॉजिकल चेंज आ जाए किसमें? क्रोमोसोम में. जब वो रीअरेंज हो रहा हो तब उसको हम क्या बोलेंगे? क्रोमोसोमल एबेरेशन. ये 2 टाइप के हमने जो लिखे वो है डिलीशन, लॉस ऑफ जीन्स फ्रॉम क्रोमोसोम. अब क्रोमोसोम से कुछ जीन्स अगर लॉस्ट हो जाए, कम हो जाए, तो वो जीन जो ट्रेट हैंडल करते थे, वो जिस ट्रेट के रिस्पॉन्सिबल थे, जाहिर सी बात है वो वहाँ पर क्या आएगा? चेंजेस आएगा या वो कंप्लीटली मिसिंग होगा. राइट. डुप्लीकेशन मीन्स जीन्स आर रिपीटेड और डबल्ड इन नंबर ऑन क्रोमोसोम. मतलब जितने नंबर होने चाहिए थे उससे ज़रूरत से ज़्यादा क्या हो जाए? जीन एक क्रोमोसोम पे पाए जाएं, उनके नंबर क्या हो जाए? डुप्लीकेशन में डबल हो जाए. So this is what chromosomal aberration. Then एक टेबल दिया हुआ है आपको जो PDF मिला है क्वेश्चन बैंक का, जिसमें क्वेश्चन नंबर 6 है कंप्लीट द टेबल बेस्ड ऑन द स्पेशल फीचर्स ऑफ ह्यूमन एंसेस्टर्स शोइंग देयर कल्चरल एंड सोशल डेवलपमेंट. तो जो होमो इरेक्टस है हमारे एंसेस्टर मतलब हमारे पूर्वज, उनका स्पेशल फीचर क्या था कि उन्होंने सबसे पहले फायर जो एक्सीडेंटली डिस्कवर हुआ था उसका उन्होंने यूज़ करना स्टार्ट किया था. ठीक है, भूज के खाने में बड़ा मज़ा आया. फिर फायर जलाया तो जो एनिमल्स थे वो भी फायर से डर के भागते थे और अंधेरी रातों में उजाला भी हो जाता था, है ना. तो फायर बड़े काम की चीज़ थी, है इनफैक्ट. जो निएंडरथल मैन हैं उन्होंने क्या किया? बरीड देयर डेड. जो भी उनके फैमिली में जिनकी डेथ हो जाती थी उनको वो क्या करते थे? दफनाते थे. ठीक है, तो दे बरीड देयर डेड. ये वहाँ से स्टार्ट हुआ है.
और जो होमो हबिलिस है, हमने पहले भी देखा, होमो हबिलिस को हम हैंडीमैन भी कहते हैं, जिसके पास हुनर है, स्किल है, वो क्या कर लेता है, अपने हथियार, अपने टूल्स स्टोन्स से बनाता है, वेपन्स बनाता है, टूल्स बनाता है, राइट। नेक्स्ट, होमो हबिलिस को बड़ा इंपॉर्टेंस दिया गया है इस क्वेश्चन बैंक में। फिर से आगे, होमो हबिलिस अपीयरेंस कैसा है, वो हैंडीमैन है, क्रेनियल कैपेसिटी 650 से 800 सीसी, पोस्चर कैसा है, इरेक्ट है, स्केलेटल फीचर्स कैसे है, लोअर जॉ, जो जॉ है वो प्रोट्रूडिंग ऐसा निकला हुआ नहीं है, ठीक है, लोअर जॉ है, लाइटली बिल्ट है, डेंटेशन मोर लाइक मॉडर्न मैन, मतलब कि जो उसके टीथ का अरेंजमेंट है वो काफी हद तक हमसे मिलता जुलता है, और स्मॉलर मोलार्स, जो हमारे लास्ट टीथ है जिस जो च्यू करने के काम आते, वो कैसे थे, स्मॉल थे, ठीक है। इसको आप थोड़ा इलैबोरेट भी करके लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पे एकदम परफेक्ट कीवर्ड्स दिया है, पॉइंट दिया है। ये थे हमारे 3 मार्क्स के क्वेश्चन। अब आते हैं हमारे 4 मार्क्स के क्वेश्चन। 4 मार्क्स के क्वेश्चन में है, व्हाट इज जेनेटिक वेरिएशन, एक्सप्लेन एनी 3 फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर जेनेटिक वेरिएशन, ठीक है। अभी जेनेटिक वेरिएशन क्या है, जेनेटिक वेरिएशन रिफर्स टू डाइवर्सिटी। व्हाट इज डाइवर्सिटी, डिफरेंसेस, है ना, विभिन्नताएं इन जीन एंड जीन फ्रीक्वेंसीज। जेनेटिक वेरिएशन इज diversity in gene and gene frequency, and what are the factors that are responsible for genetic variation are gene mutation। देखो, हमको पता है कि जो जीन म्यूटेशन है, म्यूटेशन का मीनिंग है एनी सडन परमानेंट चेंज जो जीन में हो जाए, उसका रीजन कुछ भी हो, वो एनवायरमेंटल फैक्टर हो, वो रेडिएशन हो, वो कुछ भी हो, ठीक है, लेकिन एनी सडन परमानेंट हेरिटेबल चेंज इज कॉल्ड म्यूटेशन। दिस लीड्स टू द चेंज इन द phenotype ऑफ द ऑर्गेनिज्म विच लीड्स टू वेरिएशन, है ना। मतलब कि मान लो कोई जीन है, उसमें क्या आ जाए, म्यूटेशन आ जाए, उसमें सडन चेंज आ जाए, तो वो जीन जिस ट्रेट को कंट्रोल कर रहा था उसमें भी क्या आएगा, चेंज आएगा, जिसके वजह से जो ऑर्गेनिज्म है उसका फिनोटाइप क्या हो जाए, चेंज हो जाए। व्हाट इज फिनोटाइप, अगेन एक्सटर्नल अपीयरेंस और द आउटर लुक। फॉर एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति ऐसा बोले कि हमारे पूरे खानदान में सब गोरे हैं, ठीक है, सिर्फ यही पता नहीं कैसा काला हो गया है, तो वो काला हो गया है, इसका मतलब कि जो जीन रिस्पॉन्सिबल होगा स्किन कलर के लिए, है ना, वैसे स्किन कलर के लिए तो 3 पेयर ऑफ जीन्स है जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है, तो वहां पे म्यूटेशन आने के वजह से वो उसका जो गोरेपन का था उसके बजाय वो कैसा हो रहा है, वो काला हो गया, तो उसका जो फिनोटाइप था वो डिफरेंट हुआ कि नहीं, तो मतलब पूरे खानदान में एक अलग वैरायटी, एक अलग नमूना पाया गया कि नहीं, ठीक है, तो उसका फिनोटाइप क्या हुआ, उस ऑर्गेनिज्म का चेंज हुआ, विच लीड्स टू वेरिएशन, ये है जीन म्यूटेशन, ठीक है। देन जीन रिकॉम्बिनेशन, genetic recombination is the exchange of a genetic material between a different organism which leads to production of offsprings with a combination of traits that differ from those found in either parent। मतलब एकदम सिंपल आसान भाषा में, अगर मैं रेड कलर और येलो कलर, ये 2 डिफरेंट कलर है, मान लो कि ये 2 डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है, जब मैं इन दोनों को ब्रीड कराऊंगी तो इनसे होने वाला ऑफस्प्रिंग होगा ऑरेंज, ठीक है। तो जो ऑरेंज है वो ना तो रेड है ना तो येलो है, वो अपने आप में एक अलग आइडेंटिटी रखता है, तो ये ऑरेंज किससे बना, है ना, दोनों के 2 डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के जीन को कंबाइन करके हमको क्या मिला, ऑरेंज मिला।
ये एग्जाम्पल आपने लिखना नहीं है, ये मैं आपको एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में समझाने के लिए मैंने दिया है, ठीक है। दिस वॉज जीन रिकॉम्बिनेशन, क्योंकि हम लोग को वेरिएशन चाहिए। जीन फ्लो ऑल्सो नोन एज ए जीन माइग्रेशन और allele flow is the transfer of genetic material from one population to another. If the rate of a gene flow is high enough, then two populations will have equivalent allele frequencies and therefore can be considered a single effective population. समझ में आ गया? मतलब कि अगर माइग्रेशन जो है, जितना ज्यादा एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन में माइग्रेशन होगा, ठीक है, उतना उसमें जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या होते रहेंगे, अंदर बाहर होते रहेंगे। अगर जो उसका फ्लो है वो काफी ज्यादा है तो दोनों भी जो पॉपुलेशन है, जो अंदर आ रही है वो भी और जो बाहर जा रही है वो भी, उनमें क्या बना रहेगा, इक्विवेलेंट एलील फ्रीक्वेंसीज बनी रहेगी। Right? Question number 2. Explain the concept of a natural selection with the example of industrial melanism. देखो, natural selection पहले अच्छे से समझो और industrial melanism भी समझो। मैं आपको स्टोरी भी बताऊंगी industrial melanism की, ठीक है। तो जो industrial melanism की स्टोरी है, ये है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के टाइम पे, जब इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था तब की बात है। देखो, जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट होने से पहले जो ट्री के बार्क थे वो थोड़े से लाइट कलर में थे। एकदम मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। तो जब वो लाइट थे तो उसके ऊपर जब दो टाइप के मॉथ बैठते थे, ब्लैक मॉथ और वाइट मॉथ, तो लाइट बाग पे जो ब्लैक मॉथ है वो एकदम उठ के आता था और दूर से भी जो प्रीडेटर्स होते थे उनको नोटिस हो जाता था, जिसके वजह से ब्लैक का शिकार बहुत ज्यादा होता था और वाइट एकदम आसानी से उस पर कैमोफ्लाज कर जाते थे, ठीक है। लेकिन जब ये बात थी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट होने के पहले, लेकिन जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ तो इंडस्ट्रीज से होने वाले पोल्यूशन, जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस था, बहुत सारे सूट मतलब होते हैं जब भी आप कोई भी चीज़ जलाते हो तो जब उसमें से एकदम काला काला धुआं निकलता है उसे कहते हैं सूट, और जिसमें कार्बन का मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ, भर के इंडस्ट्रियल पोल्यूशन हुआ, तो जो ट्री के लाइट बाग थे वो क्या होने लग गए, डार्किश होने लग गए। अब ये जो डार्किश पे फिर से ब्लैक और वाइट मॉथ है, ठीक है। तो अब इस डार्क पे जो ब्लैक मॉथ है वो इजीली कैमोफ्लाज हो पा रहा है और वाइट दूर से ही प्रीडेटर्स को विजिबल हो पा रहा है, ठीक है। तो अब ज्यादा भर के शिकार किसका हो रहा है, वाइट मॉथ का हो रहा है ना। तो इसका मतलब कि जो ब्लैक मॉथ है उनका पॉपुलेशन है वो बच गया इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होने से। तो यहाँ पर नेचर ने सिलेक्ट किया ब्लैक मॉथ को जीने के लिए। ये एक ओवरव्यू था, ठीक है। अब इसका लिटरल रीड करते हैं। सी, नेचुरल सिलेक्शन इज अ प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म अडेप्ट्स मतलब वो जिस सराउंडिंग में रहता है, जिस एनवायरनमेंट में रहता है, और वहाँ पर बेटर फिट होने के लिए वो अपने आप को उस तरह से ढालता है। Adapts to its environment through selectively reproducing changes in its genotype. Natural selection is one of the basic mechanisms of evolution, along with mutation, migration, and genetic drift. Natural selection doesn't favor traits that are somehow inherently superior. Instead, it favors the traits that are beneficial. समझ रहे हो बात? The classical example of a natural selection is provided by the response of a peppered moth. जो पेपर्ड मॉथ है उसका कॉमन नेम है बिस्टन बेटुलारिया, ये उसका साइंटिफिक नेम है। ये जीनस है, ये स्पीशीज है।
which is found in all parts of England. Industrial melanism is an adaptation where the moths living in the industrial areas developed melanin pigment to hide themselves from their predators. देखो यहाँ पर जो मौत थे उन्होंने अपने अंदर मेलानिन पिगमेंट जो उनको कलर इम्पार्ट कर सके वो डेवलप किया ताकि वो अपने शिकारियों से बच सके. तो इसका मीनिंग कि जो नेचुरल सिलेक्शन है इसमें ऐसे ट्रेड्स जो सुपीरियर है वो नहीं बचते बल्कि जो आपके लिए बेनिफिशियल है वो बचते हैं. ये उसका एग्जाम्पल है. ओके. So industrial melanism is an evolutionary effect prominent in several arthropods where dark pigmentation has evolved in an environment affected by industrial pollution including sulfur dioxide gas and dark soot deposits so that organism or animals can camouflage into that dark surrounding and hence can escape predators. Right? I hope this video was useful to all the students. If there is any question regarding any topic, write to me in the comment section and I'll definitely reply you back. I'll be making videos daily of all the chapters of biology. So stay tuned. Take care. Bye-bye.